हेलो स्टूडेंट्स, हम संबंध एवं फलन सेकंड चैप्टर कर रहे थे और इसमें हम प्रश्नावली जो इसकी पहली है 2.1 उससे रिलेटेड हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा। एक तो इसमें हमने क्रमित युग्म पढ़ा था, ठीक है बच्चों, और दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कार्तीय गुणन। तो इसमें हमने उदाहरण भी कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे, तो थोड़ा बहुत जो इसमें रह गया था तो इसको हम कंप्लीट कर, इस एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। जो एग्जाम्पल थोड़े से रह गए थे और जो क्वेश्चंस इसके प्रश्नावली के थे बचे हुए वो भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों इसमें जो बचा था वो था उदाहरण 3 था एक तो, ठीक है, तो हम करते हैं इसको। उदाहरण 3 है बच्चों। तो इसमें बच्चों अगर हम देखें उदाहरण 3 क्या है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 क्वेश्चन में दिया है ये, ठीक है ना। b इक्वल टू 3 4 और c इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है और c इक्वल टू इतना है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें ए बी सी 3 तुम्हें समुच्चय दे रखे हैं और नीचे जो लिखी चीज़ें इनको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा इसमें 4 चीज़ें बोली उन्होंने, ठीक है ना। 4 पार्ट हैं इसमें, तो 4 पार्ट हैं जो हमें निकालने हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जो मैं सारे अभी एक बार लिख देता हूँ और सेकंड जो निकालना है पूरा क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूँ, फिर हम एक एक करके इसको करेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये और इसका थर्ड पार्ट है ए क्रॉस बी सम्मिलन सी, और फोर्थ पार्ट है इसका लास्ट ए क्रॉस बी सम्मिलन ए क्रॉस सी, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों अब इसका हल हम ज्ञात करते हैं। तो ये होगा किस चीज़ से, ये क्वेश्चन होगा कि जो हमने अभी इस एक्सरसाइज में पढ़ा है, इस चैप्टर में जो हमने अभी नया चीज़ पढ़ी है कार्तीय गुणन। देखो क्रॉस तुम्हें दिख रहा हो कार्तीय गुणन। और दूसरा हमने जो पिछला चैप्टर जो समुच्चय का चैप्टर था उसमें हमने जो पढ़ा है सर्वनिष्ठ या सम्मिलन, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं। तो उन दोनों को मिला के फिर ये क्वेश्चन होगा। तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो, होगा ये हमें कि एक ही कार्तीय गुणन हमें करना है, एक का कार्तीय गुणन हमें करना है। किसके साथ करना है हमें एक का कार्तीय गुणन? हमें करना है बी और सी का जो सम्मिलन आएगा ना, बी और सी का जब हम सर्वनिष्ठ आएगा, तो सर्वनिष्ठ निकालने के बाद जो हमको एक नया समुच्चय मिलेगा उसका कार्तीय गुणन किसके साथ कर देना है, ए के साथ कर देना, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ रहा होगा समझ में क्या बोला मैंने। ए का कार्तीय गुणन जैसे हम करते थे बी के साथ, लेकिन इस बार ए का कार्तीय गुणन करना है, बी के साथ नहीं करना, बी सर्वनिष्ठ सी के साथ करना। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी सर्वनिष्ठ सी निकालना पड़ेगा। ये तो हमें पता ही है, बस हम बी सर्वनिष्ठ सी निकाल देते हैं। तो हम निकालते हैं बी सर्वनिष्ठ सी निकालेंगे, जो कि हमने किस में पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था समुच्चय वाले चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में। तो हम बी सर्वनिष्ठ सी निकालते हैं बच्चों। सर्वनिष्ठ का क्या मतलब होता था, जे वाला साइन होता था, इसका मतलब होता था कॉमन। तो हम कॉमन देखेंगे 3 4 में और 4 5 6, बी और सी में कॉमन। तो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, 4 दिख रहा है ना। तो बी सर्वनिष्ठ सी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ए का और बी सर्वनिष्ठ सी, ये मतलब 1 2 3 और 4, इनका आपस में क्या करना है, कार्तीय गुणन करना। तो वो कैसे आएगा, देखो ए, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला इसका, ठीक है ना। अभी हम पहला वाला हल निकाल रहे हैं ना। तो ए का कार्तीय गुणन कर रहे हैं बी सर्वनिष्ठ सी के साथ। पहले ए है फिर ये है, मतलब पहले ए है, ए तो ये दे रखा है ना, और फिर ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है बच्चों। तो क्या होगा, कैसे बताया था मैंने कैसे करते हैं। इसके लिए हम ये मंझला कोष्ठक लगाया, फिर हम क्या करते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं ना। कार्तीय गुणन में हमेशा क्रमित युग्म बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले के लेते हैं, तो यानी कि 1 लेंगे, 1 का किसके साथ करेंगे, 4 के साथ एक युग्म बनाएंगे। तो 1 4, 1 ये हो गया, ठीक है। फिर 1 का हम नेक्स्ट के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं,
5 होता मान लो यहाँ पे, एक और होता है 6 होता, तो 1 5 बनाते, 1 6 बनाते, है ही नहीं, तो 1 का काम पूरा हो गया। इसके बाद किसका, 2 के साथ, ठीक है, 2 का किसके साथ, 4 के साथ। नेक्स्ट ऐसे ही अब किसका, 3 का करेंगे, 3 का किसके साथ, 4 के साथ। तो बस ये हो गया, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते ना, यही हो सकते थे। तो 1 4 2 4 3 4 ये हमने किया, तो हमें ये इसका आंसर बच्चों मिल गया। तो बस इसमें यही करना था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इस तरीके से ही बाकी के क्वेश्चन भी इस तरीके से ही होंगे। पहले अगला वाले को देखते हैं थोड़ा। अगला वाला क्या है, अगला वाला है A क्रॉस B सम्मिलन A क्रॉस C। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो ज़रा। इसमें करना ये है कि हमें पहले तो A क्रॉस B निकाल लेना है, मतलब A और B का कार्तीय गुणन कर लेना है। फिर हमें क्या कर लेना है, A क्रॉस C, मतलब A और C का कार्तीय गुणन कर लेना है, ठीक है। अब कार्तीय गुणन करने के बाद एक हमें समुच्चय यहाँ मिलेगा और एक समुच्चय ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समुच्चयों के बीच में क्या लिखा हुआ है, सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाना है। इसका मतलब जो समुच्चय हमें यहाँ पे मिला और जो समुच्चय हमें यहाँ पे मिला, उन दोनों में हमें कॉमन ले लेना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में। तो इसके लिए हमें कुल मिला के पहले क्या निकालना है, A क्रॉस B, और फिर क्या निकालना है, A क्रॉस C। तो पहला काम हम यही करते हैं कि A क्रॉस B निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B हम इजीली निकाल लेंगे बच्चों। A ये है, B ये है, तो A क्रॉस B कैसे निकलेगा, 1,3, फिर 1,4, ठीक है, फिर 2,3 2,4, फिर 3,3 और 3,4 क्रमित युग्म बनाएंगे ना, ठीक है। तो A क्रॉस B को मैं लिख देता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले मंझला कोष्ठक लगाते हैं, इसके बाद क्रमित युग्म बनाएंगे 1 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का काम पूरा हो गया, ठीक है ना। फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। इस तरीके से बच्चों हमने A क्रॉस B निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, A क्रॉस B निकालने में हमें आता ही है, हमने ये पहले पढ़ा हुआ, तुमने ये क्वेश्चन भी किए हैं घर से, ठीक है, और ये मैंने दिए थे घर से करने के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, A क्रॉस C, ठीक है। तो A क्रॉस C निकाल लेते हैं। जैसे A क्रॉस B निकाला, सेम ऐसे ही A क्रॉस C भी निकल जाएगा। A क्रॉस C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A और C का कार्तीय गुणन करेंगे। A और C का देखते हैं, ये है A, ये है C, तो इनका कार्तीय गुणन करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का 4 के साथ 1 4, फिर 1 5 और फिर 1 6, ठीक है, सिंपल है। 1 4 1 5 1 6, फिर कितना होगा, 2 4 2 5 2 6, और फिर कितना होगा, 3 4 3 5 और 3 6। तो बस इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना कितना हो गया बच्चों, 1 4, ठीक है, 1 5 1 6, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, 2 4 2 5 2 6, और इसके बाद कितना था, 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कर लिया, ठीक है। कार्तीय गुणन हमें करना आता है, तो हमने A क्रॉस B भी हमने निकाल लिया है और A क्रॉस C भी हमने निकाल लिया। इसके बाद लेकिन लिखा क्या है, A क्रॉस B और A क्रॉस C का हमें करना क्या है, इन दोनों में जो क्या है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, देखो कौन सा चिन्ह है, सर्वनिष्ठ का ना, इसका मतलब हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है क्या, कॉमन, जो उभयनिष्ठ, जो दोनों में है। तो A क्रॉस B और A क्रॉस C जो दोनों में है, इसका मतलब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है A क्रॉस B सर्वनिष्ठ A क्रॉस C का मतलब हो गया जो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो उसका समुच्चय हमें ले लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस समुच्चय का मैंने ये चिन्ह स्टार्ट किया मैंने, ठीक है ना, समुच्चय बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें देखना कॉमन वाला, तो हम यहाँ से कॉमन वाला देखना शुरू करेंगे। 1 3, तो यहाँ कहीं पे 1 3 दिख रहा है, नहीं। फिर देखेंगे 1 4, 1 4 है, बिल्कुल दोनों में है, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले 1 4, ठीक है, कॉमा। फिर देखेंगे 2 3 है, 2 3 भी यहाँ नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 2 4 है, 2 4 भी यहाँ पे, 2 4 यहाँ पे है, बिल्कुल, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, 3 3, 3 3 है, 3 3 नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3 4, तो 3 4 यहाँ पे है, बिल्कुल है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको दिखा
बस यही तो कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगे। हमने सारे चेक कर लिए सारे के सारे कि यहाँ है या नहीं है, तो बस ये 3 इनमें से 3 थे जो कि यहाँ पे थे, इसका मतलब ये 3 हमें कॉमन मिल गए, तो हमारा आंसर ये आ गया बच्चों। तो ये इजीली समझ में तुम्हें आ गया होगा कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें देखते हैं जरा थर्ड पार्ट क्या है। देखो अब तो तुम्हें अगर ये चीज़ें समझ में आती जा रही हों या ये 2 क्वेश्चन आगे समझ में, तो ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। अब करना है A क्रॉस B यूनियन C, जैसे सेम ये किया था ना, A क्रॉस और B सर्वनिष्ठ C किया था ना, तो ऐसी B सम्मिलन C। तो पहले तुमने B सर्वनिष्ठ निकाला था ना, इस बार क्या निकालना है यहाँ पे, पहले B सम्मिलन C निकाल लेना है, फिर उसका A के साथ क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे करते हैं, क्या कहा है उन्होंने, क्या चीज़, B सम्मिलन C, तो B सम्मिलन C निकाल लेते हैं बच्चों, B सम्मिलन C ये निकाल लेते हैं, B और C का सम्मिलन। तो B और C का सम्मिलन देख लेते हैं ज़रा कहाँ है, ये है B, ये है C, तो B और C का सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब है दोनों के अवयव लेते हैं, जो कॉमन है उसे एक ही बार लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 और 6, तो क्या आ जाएगा, B सम्मिलन C में आ जाएगा बच्चों 3 4 5 और 6, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब A का हमें इसके साथ सम्मिलन निकालना है, ठीक है। A का हमें इसके साथ क्या करना है, कार्तीय गुणन करना है, A कार्तीय गुणन B यूनियन C, या B सम्मिलन C के साथ कार्तीय गुणन करना है, ठीक है ना। A का कार्तीय गुणन इसके साथ करना है। A कितना था बच्चों, A था हमारा, ठीक है, 1 2 3 था, A था हमारा 1 2 3, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 का कार्तीय गुणन इसके साथ करना है, ठीक है। A हमारा 1 2 3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो मैं रफली मैं खाली ये बताने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3। तो 1 2 3 का सम्मिलन कार्तीय गुणन इसके साथ करना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि A का पहला अवयव कितना है, 1 है, ठीक है। दूसरा अवयव कितना है, 2 है। तीसरा अवयव कितना है, 3 है। तो 1 का पहले 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, बस ये ध्यान रखना जो पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने A यहाँ पे नहीं लिखा, इधर लिख दिया कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, ठीक है। तो A क्योंकि पहले, तो पहले इसी से शुरुआत करनी है, 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया, फिर 2 3 2 4 2 5 और 2 6, और ऐसे बच्चों फिर क्या करेंगे, 3 3, ठीक है, 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है, 3 4 3 5 और 3 6। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बच्चों हम लास्ट इसका देखते हैं, ये भी मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझ जाओगे। जब तुमने ये ऊपर वाला अगर समझ लिया तो ये नीचे वाला भी समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, A क्रॉस B और B क्रॉस C, A क्रॉस C जो आया था उसका हमने क्या निकालना था, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है कि कॉमन, ठीक है। अब हमें A क्रॉस B और A क्रॉस की B का C का क्या निकालना है, सम्मिलन। सम्मिलन तुम जानते ही हो, कॉमन नहीं बल्कि क्या, A क्रॉस B के भी अवयव, इस इधर वाले के भी अवयव लेते हैं, इधर वाले के भी लेते हैं। अगर कोई कॉमन है तो उसे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि क्या, हमें A क्रॉस B और A क्रॉस C अब दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसमें A क्रॉस B और A क्रॉस C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब उसे हम दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। बस अब हमें क्या कर लेना है, इनका सम्मिलन लेना है। पिछली बार हमने सर्वनिष्ठ लिया था ना, तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A क्रॉस B, ठीक है ना, और सम्मिलन लिख देता हूँ मैं A क्रॉस C, ठीक है। A क्रॉस B और A क्रॉस C का सम्मिलन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम अवयव लिखते जाएंगे बच्चों। देखो क्या क्या है, मैंने जैसे कि बताया था, पहले हम ऐसे करते हैं, ये सारे लिख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई कॉमन आ रहा था उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 3 3 4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 3 और 3 4। सम्मिलन निकालना तो तुम्हें आता ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बच्चों अब इसके अवयव लिखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो अवयव नहीं लिखेंगे जो पहले से हम लिख लिए हमने। जैसे 1 4 1 4 यहाँ पे था ना,
तो इसे नहीं लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? 1 5 लिखेंगे, 1 6 लिखेंगे, ठीक है। 2 4 भी पहले से है यहाँ पे, और ऐसे ही कौन सा 3 4। तो ये 1 4 2 4 और 3 4 है, तो इन तीनों को नहीं लिखेंगे दोबारा से। अब हम लिखेंगे क्या? 1 5 1 6 2 5 2 6 और 3 5 3 6। तो इन्हें लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6 और 3 5 3 6। तो इस तरीके से हमने इसको अवयव ये इन दोनों का सम्मिलन हमने लिख लिया। सम्मिलन में हमने इसके अवयव भी लिख लिए, इसके भी लिख लिए। जो कॉमन था उनको हमने केवल एक बार लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर हमारा आ गया। तो ऐसे करने हैं इसके, इस टाइप वाले क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में तुम्हारे हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो उनको तुम घर से होमवर्क है तुम्हारे लिए वो करना है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 5 बच्चों है, यदि r समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन r क्रॉस r और r क्रॉस r क्रॉस r क्या निरूपित करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बस थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि r क्या है? सारी की सारी वास्तविक संख्या। मैंने बताया ना वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं लगभग, ठीक है। तो बताना कि r क्रॉस r क्या बताता होगा, मतलब दो वास्तविक संख्याओं को अगर हम कार्तीय गुणन के रूप में लिखें, ठीक है ना। और तुम्हें पता है r क्या होता है? r क्या है? एक समुच्चय ही तो है। देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो एक समुच्चय के दूसरे समुच्चय से कार्तीय गुणन कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें मैंने क्या बताया था, जब एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से कार्तीय गुणन करते हैं तो उसके अंदर हमें किस टाइप के अवयव मिलते हैं? क्रमित युग्म के रूप में ही तो अवयव मिलते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जब हम r क्रॉस r करेंगे तो यही तो होगा। हमें क्या मिलेगा? क्रमित युग्म x y मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे कि x और y दोनों बिलोंग्स टू क्या होंगे? पहला भी x भी r को होगा और y भी r को बिलोंग करेगा। ये वाली फॉर्म हमें मिलेगी ना। तो कुल मिला के बस ये इसमें बताना कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या निरूपित होता है। तो तुमने अगर याद होगा, तुमने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, तुमने निर्देशांक पढ़े हैं, ठीक है ना। तुमने किसी भी हमें बिंदु को निरूपित करना होता था तो कुछ हमने निर्देशांक की मदद से हम करते थे, ठीक है। ये अक्ष वगैरह तुमने सारे पढ़े होंगे, ठीक है। कार्तीय तल पढ़े हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। ये एक्स अक्ष होता था, ये एक्स की धनात्मक दिशा होती थी, ये एक्स की ऋणात्मक दिशा होती थी, ये वाई की धनात्मक दिशा होती थी, ये वाई की ऋणात्मक दिशा होती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अक्ष होते थे, ये कार्तीय तल बन जाते थे, ठीक है ना। ये 4 भागों में विभाजित हो जाता था जिन्हें चतुर्थांश कहते थे बच्चों। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता था, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिर बिंदु कुछ लेते थे इस तरीके से 2 3, तो तुम्हें याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु हम लेते थे इनको हम क्या बोलते थे? इन्हें बोलते थे हम निर्देशांक। ये पहला वाला x निर्देशांक होता था, ये दूसरा वाला y निर्देशांक होता था। तो हम ये निर्देशांकों को ही व्यक्त कर एक तरीके से इस रूप में, तुम्हें देखो ये रूप जो दिख रहा है क्रमित युग्म वाला, देखो निर्देशांकों की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि 2 डायमेंशनल में, मतलब द्विविमीय। द्विविमीय किसे बोलते हैं? अब ये 2D किसे बोलते हैं? 2D बच्चों हो गया, 2D का मतलब हो गया कि जैसे हमारे एक कागज़ है ना, ये कागज़, ठीक है। तो ये कागज़ ये 2 डायमेंशनल हो गया। इसमें मतलब 2 चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगी? एक लंबाई होगी, ठीक है ना, और एक चौड़ाई होगी, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें इसमें होती हैं। मतलब कैसी आकृतियाँ आती हैं इसमें? जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना, वृत्त हो गया, जो मतलब एक उसके अंदर ही आ जाएं। किसके अंदर? एक पन्ने पे ही जिसको तुम ड्रॉ कर लो, ठीक है। वो 2 डायमेंशनल के अंदर आती हैं सारी की सारी, 2D के अंदर वो आती हैं। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, जो एक पेज के अंदर जिसको तुम बना सको, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो दूसरी आकृतियाँ आती हैं, अभी मैं कंपेयर करके, क्योंकि इस ताकि तुम्हें पता चल जाए 2D में और दूसरी चीज़ होती क्या, वो होती है 3D, ठीक है। 3D में मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। तो उसे हम पेज के अंदर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि क्या हो गया उसमें? बेलन हो गया, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो गया? शंकु हो गया। जैसे कि क्या हो गया? गोला हो गया। ध्यान रखना वृत्त अलग है और गोला अलग है। वृत्त तो जैसे रोटी हो गई, ठीक है ना, उसको हम एक पेज पर रख सकते हैं। लेकिन गोले से मतलब है जैसे बॉल होती है, ये फुटबॉल होती है, उसको हम एक पेज पे नहीं ला सकते हैं। वो हाइट पकड़ लेगी, उसका हाइट आ जाएगी ना, उठ जाएगी ऊपर। ऐसे ही बेलन हो गया। तो इस टाइप की 3D है बच्चों। तो 3D को हम ये द्विविमीय से हम व्यक्त नहीं कर सकते, द्विविमीय निर्देशांकों से, ठीक है। तो ये हम किससे व्यक्त करते हैं इनको?
ये वाले जो निर्देशांक हैं, ठीक है ना, ये होते हैं द्विविमीय। द्विविमीय मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 2D, ठीक है ना। तो कुल मिला के तुम्हें अब इसके आंसर में क्या लिखना है कि आर, उन्होंने पूछा था ना कि आर क्रॉस आर किसको निरूपित करता है, तो आर क्रॉस आर किसको निरूपित करता है, तो तुमने लिखना है इसका प्रयोग, ठीक है ना, द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय समष्टि, द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आर क्रॉस आर है ना, तो ये किसके लिए होगा, अब खुद ही तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब ये 2D के लिए, तो ये किस चीज़ के लिए होगा, ये 3D के लिए होगा, मतलब 3 डायमेंशनल में। तो आर क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, क्रमिक त्रिक मिलेगा, एक्स वाई और जेड, इस बार 3 मिलेंगे। अब मैंने वैसे तुम्हें ये बताया कि ये तुम्हारे सिलेबस से अभी फ़िलहाल इस साल के लिए हट गया है, ठीक है ना। कौन से वाले क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो जैसे इससे ठीक उदाहरण 5 से पहले उदाहरण 4 है, P इक्वल टू दिया है 1 2 P क्रॉस P निकालना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस से हट गए हैं, तो इसको तुम अभी छोड़ सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। फिलहाल हम ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड हैं, तो इसको तो हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो जब ये द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं के निर्देशांक को प्रकट करने के लिए किया जाता होगा, तो ये किसके लिए प्रकट किया जाता होगा, ये किया जाता होगा त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, जैसे कि मैंने बताया ना, गोला, जैसे कि बेलन, ठीक है, शंकु, इस टाइप की जो आकृतियाँ हैं। तो बस इसमें तुमने द्विविमीय की जगह पे त्रिविमीय लिख देना है, ठीक है। उसमें फिर जो निर्देशांक होते हैं ना बच्चों, ऐसे नहीं आते हैं, ये अभी तुम पढ़ोगे 11th में पढ़ने जा रहे हो, ये लास्ट में चैप्टर आएगा तुम्हारा त्रिविमीय वाला। तो उसमें जो निर्देशांक होते हैं वो 2 3 4 ऐसे करके 3 में आते हैं, ना कि 2 में आते हैं। एक्स वाई के साथ एक जेड निर्देशांक और बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तुमने केवल इतना लिखना है कि इसका प्रयोग त्रिविमीय आकाश मतलब स्पेस जो जगह होती है ना, ठीक है ना, त्रिविमीय आकाश के बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये कंप्लीट हो गए। उदाहरण 6 मैं कल करा चुका हूँ। तो अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दिए थे, कुछ क्वेश्चंस अभी आज जो मैंने करा दिया तो उसके बेस में घर से कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 करा दिया था, प्रश्न नंबर 2 करा दिया था, प्रश्न नंबर 3 भी उन्हें करा दिया था, मतलब घर से करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। 1 2 3 ये घर से करने के लिए दिए थे। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 4। तो इसमें बच्चों प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं, ठीक है ना। 4 पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखिए। तो कुल मिला के इसमें कुछ कथन दे रखे हैं। इसमें टोटल जो कथन है बच्चों वो 3 कथन दे रखे हैं, ठीक है ना। एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है, ठीक है ना, और एक थर्ड है, ठीक है। अब दरअसल मैं फर्स्ट और सेकंड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ पहले करना क्या है। करना इसमें ये है कि अगर कोई कथन सत्य है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बता देना कि ये सत्य है, ठीक है ना। लेकिन लिखा है यदि कथन असत्य है तो उसको सही भी कर देना तुमने। तो अब मैं बता देता हूँ, बस तुम्हें एक हिंट ये दे देता हूँ उसमें कि ये क्या है, असत्य है, ठीक है ना। ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसको सही कैसे बनाना है वो तुमने खुद करना है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये टिक मैंने इसलिए नहीं लगाया कि ये सत्य है, ठीक है ना, कहीं तुम इसे गलत ना समझ लो, इसे हटा लेता हूँ, ठीक है। ये असत्य है, ये असत्य है, ठीक है। और सत्य बनाना खुद करना है, इसको आगे स्वयं कर कीजिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट थर्ड वाला मैं करा देता हूँ जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो ये दोनों हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये मैंने करा रखे हैं तुम्हें, तो उनको तुम सही कर लोगे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है
यदि a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 3 4 तो a क्रॉस b सर्वनिष्ठ 5 इक्वल टू 5 ये दे रखा है, ठीक है ना। ये थर्ड वाला है, तो इस थर्ड वाले को हम देख लेते हैं कि ये सत्य है या असत्य। ये दोनों मैंने तुम्हें बता दिए कि असत्य ही है, ठीक है, और उन्हें सही करके लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है। थर्ड वाला जो है इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि सत्य या असत्य। सत्य होगा तो सही कर देंगे उसे, ठीक है ना, और अगर सत्य होगा तो तब हम कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें ए का कार्तीय गुणन करना है बी सर्वनिष्ठ 5 के साथ। तो सबसे पहला काम तो ऐसा करते हैं बी सर्वनिष्ठ 5 निकालते हैं, ठीक है ना। तो बी सर्वनिष्ठ 5, तो देखो बी ये हो गया। 5 तुम जानते हो किसे बोलते हैं, 5 का मतलब होता है कि रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो बी और रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, उनमें आपस में कॉमन, बी में और इसमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कुछ कॉमन कैसे होगा, इसका मतलब है ये भी आंसर कितना मिलेगा हमें, बी और 5। इसका अगर हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें भी फिर से 5 मिलेगा, मतलब रिक्त समुच्चय मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना आया बच्चों, ये चीज़ ये आ गई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए का कार्तीय गुणन करना है 5 के साथ, मतलब ए का कार्तीय गुणन करना है 5 के साथ, तो कितना आएगा। तो बच्चों ए का कार्तीय गुणन रिक्त के साथ करना हो तो कितना आता है। हमने ये तो पढ़ा था ना कि किसी भी समुच्चय का कार्तीय गुणन अगर अपरिमित के साथ करें, ठीक है ना, अपरिमित के साथ करें तो उसका आंसर अपरिमित आता है, ठीक है ना, अपरिमित आता है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि अगर रिक्त समुच्चय के साथ आए तो क्या आता है। तो मैं ये बता दूं, अगर किसी जिस प्रकार से अपरिमित के साथ किसी का कार्तीय गुणन करने के बाद अपरिमित समुच्चय आता था, उसी प्रकार रिक्त समुच्चय का भी किसी के साथ कार्तीय गुणन करने पे कितना आएगा, हमें रिक्त समुच्चय ही मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब है ये क्या है, सत्य है, ठीक है ना। हमने बायां पक्ष जो निकाला सॉल्व करके वो इतना ही आ रहा है जितना क्या है दायां पक्ष, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गया, ये सत्य आ गया। तो इसको ध्यान भी रखना है, ठीक है। ये नई चीज़ थोड़ी सी आएगी इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को बताया है। तो बच्चों इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, देखो काफ़ी बड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा ना, मतलब लेकिन तुम इसे समझ जाओगे ना तो बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझने की देर है, समझना चाहिए तुम्हें इसे। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, ए बी दो समुच्चय दे रखे हैं जहाँ एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2 है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या मतलब हो इसका, एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2 का। अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो तुम्हें एकदम से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ एन ए बराबर 3 है, इसका मतलब ये का ए में अवयवों की संख्या, ए में कितने अवयव हैं 3 है, और एन बी बराबर 2 है, इसका मतलब हुआ बी में अवयवों की संख्या। मतलब पहला समुच्चय जो ए है इसमें 3 अवयव हैं, संख्या 3 है, और एन बी बराबर 2 मतलब जो दूसरा समुच्चय बी दिया उसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, यदि x1 y2 z1 किसमें a क्रॉस b में, मतलब a और b का अगर हम कार्तीय गुणन करें तो वो इसमें है। देखो एक इसमें खास बात ये है कि इसमें a क्रॉस b पूरा नहीं दे रखा है, ठीक है ना। वैसे भी खुद ही सोचो, a में कितने अवयव हैं, देखो 3, b में कितने अवयव हैं 2, तो इनके कार्तीय गुणन में कितने अवयव होने चाहिए थे, 3 गुणा 2 करो, 3 दूनी 6, 6 अवयव होने चाहिए थे। उन्होंने 6 के 6 अवयव तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने 3 अवयव दे दिए खाली, 1 2 और 3, ए क्रॉस बी के 3 ही अवयव दिए, 3 नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना तो ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही है जैसे मैंने तुम्हें कराया होगा। तुम्हें याद होगा मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कराए थे जिसमें कि हमें ए क्रॉस बी दिया होता था और हमें ए और बी निकालने होते थे। तो हम इनके जो अवयव होते थे ना, पहले अवयव और दूसरे अवयव, उनकी मदद से हम इनको करते थे। तो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तुम इस बार पूरे अवयव नहीं दिए, कुछ ही दिए, लेकिन कुछ अवयव से भी हमें इजीली हम ये पता लगा लेंगे। देखो कैसे हमें इसका हल हम लिखते हैं। तो देखो बच्चों मैंने क्या बोला, हमें लिखने सबसे पहले ए में, ठीक है ना, ए में। तो बच्चों ए में अवयव कौन से वाले होते हैं, ए क्रॉस बी में ये 3 है ना, और भी हैं 3 वो हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिला के ए में कौन से वाले अवयव आने चाहिए ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। वो इसमें वो अवयव आते हैं जो इसके पहले वाले होते हैं, क्योंकि ए पहले लिखा है ना, ए क्रॉस बी, तो इसके पहले वाला है। इसमें पहले में कौन सा बच्चों, एक्स है, तो हम लिख देते हैं एक्स। दूसरा हम लिख देते हैं वाई, वाई भी तो पहले ही है,
और दूसरा क्या है जेड, जेड भी तो पहले पे ही है, ठीक है, तो इसका मतलब जेड आ गया। लेकिन अब हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि ये गलत नहीं है, सही है। वो कैसे, देखो यहाँ से कन्फर्मेशन हो गया हमारा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि ए में कितने अवयव हैं, ए में अवयव कितने, 3 हैं, तो हमारे भी कितने निकले, इसका मतलब कोई छूटा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, फिर से देख लो, ए क्रॉस बी के कुछ अवयव हमें पता है, इनके बेस में ही हम ए के अवयव खोजने की कोशिश करेंगे, तो हम केवल 3 अवयव निकाल पा रहे हैं, मतलब हम एक्स को पता लगा पा रहे हैं। एक पहला वाला एक्स है, पहला वाला वाई है, पहला वाला जेड है, तो हमने 3 निकाला है। अब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है और भी होंगे, लेकिन हमें यहाँ से कन्फर्म हो जाता है, यहाँ पे लिखा है कि ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो कन्फर्म हो गया कि एक्स वाई जेड ही है, इसके अलावा कोई अगला नहीं है। ऐसे ही बच्चों अगर हम बी में देखेंगे, ठीक है, बी बाद में दूसरे नंबर पे, तो हम दूसरे नंबर वाले देखेंगे, क्या है, 1 है, ठीक है, कॉमा क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 है, 1 फिर रिपीट हो रहा है तो लिख चुके हैं। अब देखें क्या 1 2 ही थे, कुछ और तो नहीं थे कहीं, क्योंकि हमें इसके सारे अवयव तो हमें पता ही नहीं थे, तो कुछ और तो नहीं थे। तो तुम ध्यान से देखोगे बी में कितने अवयव थे, 2, तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये क्या हो गया, 1 2 ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखो एक तरीके से इसके कौन कौन से अवयव मिले, देखो x1, ठीक है ना, हमें ये नहीं मिला, x2 ये इन्होंने नहीं दे रखा, ठीक है ना, ऐसी y1 वो नहीं दे रखा, y2 यहाँ दे रखा है, सी Z1 वो दे रखा, Z2 नहीं दिया, लेकिन जितने दिए थे उन्हीं की मदद से भी हमने यहाँ पे निकाले। उन्होंने अवयव कुछ ऐसे दिए कि जिससे कि हमें ए बी के हमें क्या सारे के सारे अवयव मिल जाएं। अगर वो Z1 वाला जैसे ये छोड़ देते पूरा, ये 2 ही देते, तब हमें नहीं पता लग पाता, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसे दिए ताकि हमें ए और बी पूरे के पूरे ज्ञात हो जाएं। तो बच्चों ये कोई ऐसी दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था, आसान था, ठीक है, समझना था बस थोड़ा सा तो ये हो जाता। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम देखो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा रहा हूँ, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन होमवर्क हैं। तो बच्चों इसका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या है, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं, और समुच्चय A ज्ञात कीजिए और A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझने वाला है, बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको भी तुम समझ जाओगे तो कुछ पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा अंतर बस ये है कि उसमें A क्रॉस B था, ठीक है ना, इसमें A क्रॉस A मतलब पहला वाला समुच्चय भी वही है और दूसरा वाला समुच्चय भी वही है, मतलब एक ही समुच्चय है वो। ठीक है, तो उस बेस पे हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो इजीली हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं A क्रॉस A में कितने अवयव है, 9 अवयव है ना। ठीक है, A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ इसको ऐसे लिखूँ कि N A क्रॉस A, इसमें कितना अवयव है, 9 है ना। ठीक है, तो क्या तुम इसके बेस में बता सकते हो कि A में कितना अवयव होंगे। ठीक है, A में कितना अवयव होंगे। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, A की मल्टीप्लाई, ये मैं यहाँ पे रफली कर लेता हूँ, A की मल्टीप्लाई A से कर रहे हैं। ठीक है, तो A क्रॉस A, ठीक है, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं ना। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जितने अवयव इसमें होते हैं जितने इसमें होते हैं, ठीक है ना, उनकी जितनी गुणा करके आता है उतना ही A क्रॉस A में भी होते हैं। तो यानी कि A में कितने होंगे, और A तो एक ही चीज़ है ना बच्चों, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, इसका मतलब कितने होने चाहिए, 3 और 3, 3 3 9 तो होता है, इसमें भी 3 होने चाहिए, इसमें भी 3 होने चाहिए, तभी तो इनका जो कार्तीय गुणन है उसमें 9 अवयव आएंगे। इसका मतलब है A में 3 होंगे और B में 3 होंगे, तो अर्थात क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A में कितने अवयव होने चाहिए। ये कैसे आया पता चला तुम्हें। ठीक है ना, जब A क्रॉस A में 9 अवयव थे तो N A में कितने आने चाहिए, 3 अवयव होने चाहिए, तभी तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। ये बात मैंने पहले बताई थी। अगर A में मान लो 3 है, B में 2 हैं, तो 3 दूनी 6 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी पहला भी A है दूसरा भी A है, इसका मतलब है अगर टोटल 9 है तो ये कुछ वर्ग करके ही तो आएगा, या तो 2 गुणा 2 देखो, 2 दूनी 4 नहीं हो रहा। ठीक है, 4 गुणा 4 देखो वो भी नहीं हो रहा, तो हम ऐसे कर रख के देखेंगे तो 3 गुणा 3 आएगा, 3 3 9, इसका मतलब है A में कितना अवयव होंगे, 3, ये पता चल गया A में 3 अवयव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें ये पता है कि जो कार्तीय गुणन A क्रॉस A है उसमें 9 अवयव हैं, जिनमें से ये 2 अवयव दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पिछले वाली की तरह ही होगी, 9 में से केवल 2 दिए हैं, 7 नहीं दिए हैं, लेकिन 2 ही काफ़ी हैं हमें A के अवयव बताने के लिए। देखो कैसे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस बार देखो पहला वाला भी A का, ये बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात। इस बार क्या है, जो जब हम A क्रॉस A निकालेंगे तो इस बार जो पहले वाले अवयव हैं वो भी किसके होंगे, A के ही होंगे। क्यों,
क्योंकि पहले ए लिखा है, और जो बाद वाले अवयव होंगे वो भी किसके होंगे, ए के, क्योंकि बाद में भी क्या लिखा है, ए। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि पहले वाले अवयव भी ए के हैं, दूसरे वाले अवयव भी ए के हैं। तो अब लिखते जाओ, पहले वाले अवयव क्या है, -1, ठीक है ना, दूसरा क्या है, 0, ठीक है, हो गया। ये ए के थे, हमने लिख दिए। फिर नेक्स्ट देखो 0 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब दूसरे वाले अवयव देख रहे हैं, 1, ठीक है, ये नहीं आया। इसका मतलब है ये सारे अवयव एक, जब एक ही गुणा ए से ही कर रहे हैं तो इसका मतलब चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये सब एक ही तो होंगे। तो ये तीनों चारों के चारों सब एक हैं। तो हमने, लेकिन वो रिपीट, जो 0 रिपीट हो रहा है उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया, और 3 ही अवयव तो हमें चाहिए थे। तो इसका मतलब है हमें इजीली अब हमें ए की वैल्यू मिल गई है बच्चों। तो बस हमारा ये क्वेश्चन हो गया। बस लास्ट में उन्होंने पूछा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, जो बचे हुए अवयव हैं, ठीक है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। हमने कौन से 2 अवयव मिल गए थे, -1 0 और 0 1 ना, तो शेष अवयव निकाल लेते हैं। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ पे ए को दोबारा लिख दें ना, तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो अभी मैं लिख लेता हूँ, जो उन्होंने पूछा हम वही लिख लेते हैं। हम लिखते हैं ए क्रॉस ए के शेष अवयव, ठीक है। तो इसके शेष अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, देखो हम निकालना शुरू करते हैं। -1 का -1 के साथ, -1, ठीक है। नेक्स्ट है -1 का किसके साथ, 0 के साथ, लेकिन वो ऑलरेडी है, हमें तो शेष चाहिए ना बचे हुए, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। फिर -1 का किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है, -1 1 के साथ, ठीक है। फिर 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, लेकिन वो आ गया, तो ये 2 तो हट गया, ठीक है ना। इसके बाद है 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, ये तीनों लिख देते हैं। 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, ठीक है। तो ये जो शेष अवयव थे हमें 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमको मिल चुके हैं, ठीक है। अभी मैं इसका, तुम बोल रहे होंगे यहाँ पे ये क्यों नहीं लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया कि अभी मैं इसका समुच्चय वगैरह कुछ नहीं बनाया मैंने, केवल ये पूछा, उन्होंने बस ये बोला था कि उसके शेष अवयव बता दो, तो मैंने अवयव लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके शेष अवयव मैंने 7 लिख दिए। तो ये मैंने कोई समुच्चय नहीं बनाया है, ठीक है ना, मैंने कॉमा कॉमा करके अवयव खाली लिख दिए हैं, तो इसलिए मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी इसमें कॉमा, ठीक है। मैंने कोई समुच्चय बनाया होता तो तब मैं ऐसा करता। तो अब बच्चों जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में करोगे और बहुत इजीली क्वेश्चन सब हो भी जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।